नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है एसएचआर ग्लोबल इंडिया पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीईसीई बुक 2 की ब्लॉक नंबर 3 में यूनिट नंबर 9 के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है या जो माँ होती है उनके किस किस कार्य को करना चाहिए और किस किस कार्य को अवॉइड करना चाहिए, किस टाइप का भोजन उनको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, अपने पूरे के पूरे जो फूड चार्ट है उसके अंदर उनको इंक्लूड करना चाहिए और किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, जब भी कोई भी महिला यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में उनको ऊर्जा की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऊर्जा के साथ यह ऊर्जा उनको बहुत ही समुचित जो भोजन व्यवस्था है या जो भोजन है ये उसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। उनको उच्च कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस इकाई का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, गर्भावस्था या स्तनपान दोनों ऐसे समय होते हैं जब महिला को सामान्य से अधिक पोषक तत्वों की जरूरत रहती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ में उस समय माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों के विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्तन्य काल में दुग्ध उत्पादन वाली स्त्री को ऊतकों की मरम्मत, टिश्यूज की मरम्मत, रिपेयरिंग और देखरेख के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ में यदि महिला इन सभी चरणों को पर्याप्त पोषण नहीं मिले तो, अगर महिला को ये सभी पोषण जो है वो समय के अकॉर्डिंग नहीं मिले तो क्या होगा, तो यहाँ पर कुपोषण का शिकार हो सकता है। बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो सकता है और माँ भी कुपोषण का शिकार हो सकती है। तो माँ कुपोषित हो सकती है और शिशु के विकास पर प्रभाव पड़ता है। विकास प्रभावित होगा तो वो मानसिक रूप से भी हो सकता है, वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है। साथ ही साथ में शिशु का कम वजन जो है वो कम वजन से जन्म लेता है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। मृत्यु दर, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर की भी बात हो रही है और मातृ मृत्यु दर की भी बात हो रही है। ठीक है, जन्म के समय अगर माता का किसी भी कारणवश से मृत्यु हो जाती है तो एक टाइप से मातृ मृत्यु दर है वो भी बढ़ जाती है। किस कारण से? अगर उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण न मिले तो उस कंडीशन में। बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की जो जरूरत है उससे शरीर में परिवर्तन आते हैं। पोषक तत्वों की विशेष जरूरतें होती है और किशोरावस्था में गर्भाधारण के जो प्रभाव है उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बालिका होती है वो खुद वृद्धि कर रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है, तो उसको खुद के पोषण के लिए भी खूब सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है। उनके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे होते हैं, तो उसके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे होते हैं, तो ओवरऑल वो बालिका खुद के पोषण और शरीर की ग्रोथ के लिए खुद की ऊर्जा आवश्यकता उसकी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर डेंजरस स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। किशोरियाँ खुद विकासशील होती है, गर्भावस्था से पोषण की दोहरी मांग रहती है, डबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। कुपोषण का खतरा बढ़ता है जिससे कि जच्चा व बच्चा दोनों के लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। आइए, यहाँ पर शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। प्लेसेंटा, गर्भाशय व स्तनों का विकास होता है। रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है, ब्लड बढ़ेगा। साथ ही साथ में ऊतकों में वृद्धि होती है और वजन में बढ़ोतरी होती है। ऊतकों में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, वजन में बढ़ोतरी होती है। चयापचयी दर जो है उनमें, उपापचयी या चयापचयी जो दर है उनके अंदर भी वृद्धि होती है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। पोषक तत्वों की विशेष जरूरतें क्या क्या है। ऊर्जा है, ऊर्जा चाहिए बॉडी को लगातार कार्य करवाने में, या शिशु तथा माता दोनों को लगातार ऊर्जा की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रोटीन उनको चाहिए ताकि ऊतकों का जो निर्माण हो रहा है वो सुनिश्चित किया जा सके। बी समूह के विटामिन चाहिए, विशेषकर फोलिक अम्ल जो कि कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी शिशु है उसका यहाँ पर विकास जो हो रहा है वो कोशिका विभाजन, मल्टी सेल्स जो यूनिट है वो आपस में मिलकर के पूरे के पूरे शिशु का विकास कर रही है। ऊतकों का निर्माण, भ्रूण की वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए। वृद्धि प्रक्रिया और वसा संचयन हेतु ऊर्जा चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर लोह तत्व, रक्त निर्माण और भंडारण के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर फेरस की रिक्वायरमेंट रहती है। फेरस की वजह से क्या होता है बच्चों, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आने वाली यूनिट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स जो है ये बढ़ेगी, ठीक है,
रेड ब्लड सेल्स, फेरस जो है इससे हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी होती है। ओके, साथ ही साथ में कैल्शियम जो है वो हड्डियों तथा दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। और इसी टाइप से जो आयोडीन है, आयोडीन मानसिक विकास, बौद्धिकता, सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। और आयोडीन की प्राप्ति आप आज के टाइम में सबसे ज्यादा किससे कर रहे हो? नमक से कर रहे हो। ठीक है, नमक के लिए एक अधिनियम आया जो हम आगे पढ़ेंगे भी, कि 2005 के अंदर एक नियम लागू किया गया कि पूरे के पूरे देश में जो आयोडीन की कमी जो है, उस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए जितने भी नमक है, ऐसा नमक जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा उपस्थित नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और पूरे देश के अंदर ऐसे नमक को बिक्री करने के लिए यहाँ पर एक टाइप से रूल लगाया गया कि कोई भी नमक के अंदर आयोडीन जो है वो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, तभी वो नमक जो है वो बिक्री के लिए आगे जाएगा। क्योंकि कुछ जगह ऐसी है हमारे भारत के अंदर, कुछ जगह ऐसी है जहाँ की सोइल में या मिट्टी में आयोडीन जो है उसकी कमी है। उसकी वजह से क्या है, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रभावित होता है, और गलगंड रोग जैसे जो रोग है वो उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट, आयोडीन जो है वो मानसिक विकास, बौद्धिकता और सामान्य वृद्धि के लिए जरूरी होता है। और इस टॉपिक के बारे में हमने बात कर ही ली। तो इन सभी की स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा और पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट, गर्भवती महिला जो होती है उनके लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा जो है ICMR के अकॉर्डिंग ऊर्जा जो चाहिए वो चाहिए 350 कैलोरी प्रतिदिन, 350 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। और प्रोटीन कितना चाहिए? 23 ग्राम प्रतिदिन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 23 ग्राम पर डे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्त्री के वजन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, यह सुनिश्चित हो जाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? एक ही समय में बहुत अधिक भोजन न परोसें। भोजन को मल्टी टाइम के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद में थोड़ा कुछ ना कुछ भोजन लेना चाहिए। ठीक है, गर्भवती स्त्री के आहार में अनाज, दूध से बने हुए पदार्थ, दालें, गिरीदार फल जैसे नारियल वगैरह, इस टाइप से जो गिरीदार होते, हरे पत्तेदार सब्जियां और अधिक मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। दूसरे त्रिमास से ही गर्भवती स्त्री को लौह तत्व मतलब आयरन की पूर्ति करवाने के लिए फोलिक एसिड की टैबलेट्स देनी चाहिए। सब कुछ डॉक्टर की देखरेख में, है ना। खाना बनाने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए, अभी बात की थी, जिससे कि आयोडीन की जो मात्रा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। दिन में दिए जाने वाले आहार की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दिन के समय में मतलब अभी पे बात की हमने कि समय अंतराल जो है उसको कम कर देना चाहिए, और खाना लगातार मतलब एक साथ में नहीं परोसना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए पूरे दिन में। मुख्य आहारों के बीच पौष्टिक अल्पाहार देना चाहिए। सुबह की तकलीफ परेशानी से बचने के लिए जो भी स्त्री है उसको कार्बोज युक्त पदार्थ जैसे कि बिस्किट, रस्क इत्यादि सुबह के टाइम में देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो उसकी आप यहाँ पर मात्रा सुनिश्चित कर सको। और जो भी लेडीज है उसको आहारों के बीच में समय तरल पदार्थों को पीने की सलाह दें, न कि आहार के साथ में। जो बीच का समय है, जो 2 आहार आप दे रहे हो उसके बीच का जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल के अंदर क्या देना चाहिए? लिक्विड चीज़ें देनी चाहिए, तरल चीज़ें देनी चाहिए। और कब्ज से बचने के लिए विशेष रूप से अंतिम त्रिमास में आहार में रेशेदार पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए, ताकि कब्ज जैसी परेशानियां जो है वो सामने न आए। सुनिश्चित करना चाहिए कि हर आहार के बाद में जो भी स्त्री है उसको पर्याप्त विश्राम मिले, इसको काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित करना जरूरी है। अब क्या नहीं करें? तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, है ना। तीखे मसालेदार जो तले हुए चीज़ें हैं उनको सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वसा वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सुवास वाले भोजन न परोसे जिनमें से सुगंध आती है, अधिक सुवास वाले, तीव्र गंध वाले जो भोजन है उनको नहीं देना चाहिए। अधिक चाय और कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए, और स्त्री को भारी श्रम करने से रोका जाना चाहिए, इससे समस्याएं हो सकती है। और डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की दवाई नहीं देनी चाहिए, इसकी बात हमने यहाँ पर की थी वो लो फोलिक एसिड वाले में। साथ ही साथ में गर्भवती महिला का जो वजन है वो अगर अधिक है तो स्त्री को आहार में कटौती न करें।
यानी कि अगर वजन ज़्यादा है तो भी ऐसा नहीं है कि आप भोजन के अंदर कटौती कर दो, ये सही बात नहीं रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये करें और न करें, मतलब जो जो चीज़ें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए वो आपको इस टेबल में दे रखी है। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाएं जो भी है उनके लिए आहार नियोजन क्या हो सकता है। खाद्य तत्वों का चयन करना चाहिए, दूध तथा दूध से बने उत्पाद जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। हरी सब्जियां देनी चाहिए, आयरन तथा रेशा मिले। फाइबर युक्त जो चीज़ें हैं वो आपको हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त हो जाएगी और आयरन की जो डिमांड है वो भी इससे कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। फल व सूखे मेवे विटामिन व ऊर्जा का काफ़ी अच्छा स्रोत है। विटामिन और ऊर्जा का प्रमुख रूप से यहाँ पे स्रोत रहेगा सूखे मेवे। और तरल पदार्थ दिन में 6 से 8 गिलास पानी, नारियल पानी और छाछ जो है वो देनी चाहिए भोजन के अंतराल में। जैसे भोजन हो गया उसके बाद में कुछ तरल दे दिया, वापस भोजन कुछ, मतलब कुछ भी खाने की चीज़ के अंतराल के अंदर आपको ये चीज़ें देनी चाहिए। फोलिक अम्ल और लोहिक आयरन की जो टैबलेट्स है वो जो भी प्रेग्नेंट गर्भाधारण से पहले और दौरान सेवन करना आवश्यक है। भोजन की मात्रा से पर्याप्त आयरन जो है, आयरन की मात्रा पर्याप्त नहीं मिलती, इसीलिए फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स है उनको डॉक्टर की सलाह से एसिड की जो टैबलेट है उनको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, इसको सुनिश्चित करना आवश्यक है। नेक्स्ट, सामान्य समस्याएं उपाय क्या है। मॉर्निंग स्नैक्स जिसके अंदर सूखे खाद्य, अदरक युक्त वस्तुएं हो सकती है। कब्ज से बचने के लिए रेशा युक्त पानी और भोजन। गैस और जलन से बचने के लिए तला भुना हुआ भोजन, हमने बोला था मसालेदार कम होना चाहिए, वसा युक्त कम होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में भोजन को खाना चाहिए। और पारंपरिक व्यंजन जैसे कि दाल, तिल, मेवे, विशिष्ट जड़ी बूटियां जो है वो लाभदायक है। धारणाएं और भ्रांतियां क्या है कि पपीता, अनानास, गुड़ इत्यादि से परहेज करना चाहिए। ये क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग रीजनल होता है, ये अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सभी जगह ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो कि सभी जगह के जो लोग हैं उनको पपीता देने से उनको नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भ्रांतियों से बचना चाहिए, क्षेत्र विशेष के अनुसार ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए और क्षेत्र विशेष के अनुसार इन चीज़ों को देना भी चाहिए। नेक्स्ट, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए पोषण की जो ज़रूरतें हैं। शिशु को 6 माह तक पूर्णतः पोषण माँ के दूध से ही मिलता है और माँ को स्वयं ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरत होती है। यदि महिला को सही पोषण नहीं मिले तो क्या होगा, दुग्ध की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट आएगी। माँ का जो शरीर है भंडारित पोषक तत्वों का प्रयोग करता है और अंततः माँ कुपोषित हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर सही पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर के अंदर भंडारित जो भी पोषक तत्व है उनका यूज़ कर लिया जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ओवरऑल माता जो है, माता के यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो सकता है और कुल मिलाकर के माँ जो है यहाँ पर वो कुपोषित हो सकती है। और माँ अगर कुपोषित है तो बच्चे के अंदर कुपोषण होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों से बचने के लिए अच्छी गुणवत्ता युक्त पोषक तत्वों युक्त खाना और संतुलित आहार को भोजन के अंदर शामिल करना चाहिए और जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है प्रतिदिन और जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है प्रतिदिन उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट, स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उनके लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा ICMR के अकॉर्डिंग हमने बात की थी। पहले तो गर्भावस्था के दौरान 600 आपके पास में रहेगी किलो कैलोरी और प्रोटीन जो है वो 19 ग्राम पर डे रहेगा, ठीक है। दूसरा 6 से 12 माह तक, ये तो 0 से 6 माह, 6 से 12 माह तक 520 हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी कम, थोड़ा प्रोटीन भी कम, ठीक है। 6 से 12 महीने के दौरान, क्योंकि इस काल के अंदर हम पूरक भोजन भी शुरू कर देंगे, बच्चे के लिए पूरक भोजन की भी व्यवस्था करवाते हैं। पूरक भोजन वो भोजन होता है जो 6 माह बाद में बच्चे को बाहरी भोजन जो है वो करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो आसानी से पचने वाला, जिसको आप सुपाच्य भोजन बोलते हो, सुपाच्य भोजन देना आवश्यक होता है। और जो सुपाच्य भोजन है उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो
अच्छे से उसका पाचन कर सके और उसकी अन्य जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके शरीर की जो ज़रूरतें हैं, वो माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य भोजन या पोषक तत्वों की पूर्ति भोजन के माध्यम से पूरी हो सके। नेक्स्ट, स्तनपान कराने वाली जो महिला है उनके लिए आहार नियोजन जो है 3 खाद्य पदार्थ हैं: ऊर्जा प्रदाता, गठनकारी और संरक्षक। संरक्षक में हरी सब्जियां व फल लाएंगे जिसमें फाइबर और आयरन की पूर्ति होगी, और दूध, अंडा, मांस व दाल जो है ये गठनकारी होते हैं जो कि एक टाइप से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। ऊर्जा प्रदाता अनाज, तेल और शक्कर जो है ये कार्बोज को यहाँ पर पूरा का पूरा सुनिश्चित करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। अगला जो आपके पास में टॉपिक है वो है आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? आवश्यक पोषक तत्व आपके पास में ऊर्जा, प्रोटीन और कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है। साथ ही साथ में विटामिन ए, बी और सी, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, सी आपको खट्टे फलों से मिलता है विटामिन सी। बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। ए की कमी से आपके पास में क्या था, रतौंधी रोग जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के इन सभी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करवानी चाहिए भोजन के माध्यम से। किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से। भोजन अगर संतुलित होगा तो इन सभी की रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ में अतिरिक्त सुझाव है, नियमित समय पर पौष्टिक भोजन देना चाहिए, संतुलित भोजन देना चाहिए, पर्याप्त नींद व मानसिक शांति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मानसिक रूप से वो परेशान है। पानी और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। प्रसव बाद भी आयरन व कैल्शियम की गोलियों का सेवन जो है वो जारी रखना चाहिए, जिससे कि ब्लड की यहाँ पर जो भी ज़रूरत है या ब्लड जितना भी रिक्वायर्ड है वो उसकी पूर्ति की जा सके। निष्कर्ष क्या है, ओवरऑल सारांश क्या है वो आपके सामने है कि गर्भावस्था और स्तनकाल जो महिलाएं होती है ये काफ़ी संवेदनशील टाइम होता है, काफ़ी क्रिटिकल टाइम होता है। यहाँ पर संतुलित आहार व पौष्टिक आहार जरूरी है जो कि माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। और साथ ही साथ में समाज, परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं का कर्तव्य है कि इन महिलाओं की जानकारी जो है वो उपलब्ध करे। जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं वो यहाँ पर हेल्प करती है, और सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं टीकाकरण संबंधित उनके बारे में जो माँ है उसको अवेयर करवाना चाहिए, ताकि आगे की जो भी प्लानिंग्स है उसके अकॉर्डिंग शिशु को किस टाइप से टीकाकरण करवाना है, कौन कौन सी अवधि में कौन कौन से टीके लगेंगे, जो उसको फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारियों से रोकथाम के लिए ज़रूरी है, इन सभी बातों से अवेयर करवाना ज़रूरी है। तो ये बात की हमने हमारे ब्लॉक 3 की, जिसके अंदर यूनिट नंबर 9। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई यूनिट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।